सभी भारतीयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं कैलाश शर्मा भारत के बढ़ते कदम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालूंगा। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में किस तरह से किसी शेयर के भाव मैनिपुलेट किए जाते हैं, प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है और किस तरह से उसके वॉल्यूम क्रिएट किए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है केतन पारेख का। आप सभी ने हर्षद मेहता का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन केतन पारेख, हाँ दोस्तों, केतन पारेख सुना है नाम। केतन पारेख एक सीए था और हर्षद मेहता के लिए काम करता था, उनका एम्प्लॉय था। और इस आदमी ने हिंदुस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। काफ़ी रकम का पता लग गया है और काफ़ी रकम अभी तक कैलकुलेट ही नहीं हो पाई है, अमाउंट कैलकुलेट ही नहीं हो पाया है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इसने ये सब घोटाला कैसे किया, क्या किया और किस तरह से शेयर मार्केट ऊपर नीचे हुई और पूरी तरह से मार्केट एक बार को तो बैठा ही दी थी। दोस्तों, केतन पारेख एक सीए था और हर्षद मेहता के लिए एम्प्लॉय का काम करता था, उसकी फर्म में एम्प्लॉय था। हर्षद मेहता इंसिडेंट के बाद, क्योंकि इसने ये प्रूव कर दिया कि एम्प्लॉय था और उसके किसी भी गोरख धंधे में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हालांकि ये जेल भी गया था, लेकिन उसके बाद ये छूट गया और इसने अपनी कंपनी बना ली। अपनी कंपनी बनाने के बाद ये पूरी तरह से ऑपरेट करने लगा शेयर मार्केट में। अब ऑपरेटर्स किसी भी कंपनी, इसका मेन प्रोग्राम था पंप एंड डंप फ्रॉड स्कीम। अब ये पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है दोस्तों, ये आपको बताता हूँ। ये कुछ ऑपरेटर्स के साथ मिलकर, पहले तो इसने अपनी 3-4 कंपनियां खोली अलग अलग, और फिर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर ये किसी पर्टिकुलर शेयर्स को खरीदने लगे। अब ये खरीदने के बाद उस शेयर के भाव, तो अगर खरीदे जाएंगे तो शेयर के भाव बढ़ेंगे। अब केतन पारेख अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, अच्छी तरह से जानता था दोस्तों, और वो शेयर्स को मैनिपुलेट करने लगा। इसने मेन 10 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की थी और अलग अलग 3-4 कंपनियों से ये इन्वेस्टमेंट करता था। अब इसने क्या करा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम, जैसे कि आप लोग शेयर मार्केट में हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम किस शेयर का कितना रहा, ट्रेडिंग वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए इसने क्या करा कि 2-3 कंपनियां जो थी अलग अलग, पहली कंपनी ने दूसरी कंपनी को शेयर बेचे, दूसरी कंपनी ने पहली कंपनी को शेयर बेचे और तीसरी कंपनी ने फिर दोबारा पहली कंपनी को बेच दिया। यानी पहली ने दूसरी को बेचा, दूसरी ने तीसरी को बेचा, तीसरी ने दोबारा पहली को बेच दिया। और पैसे का एक हिसाब से लेन देन तो इंटरनल ही था। तो ये ऐसा कैसे कर पाते थे? उसके लिए पहले ये लोग बैठ के डिसाइड कर लेते थे। इसके कई ऑपरेटर्स के साथ भी अच्छे संबंध थे। ऑपरेटर्स के साथ मिलकर या प्रमोटर्स के साथ मिलकर ये आपस में ये डिसाइड कर लेते थे कि आज किस टाइम पे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने बेचने हैं और तुमने कितने खरीदने के लिए ऑर्डर डालना है और किस रेट पे डालना है। तो सेम रेट पे ये जो चीज़ें होती थी, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ही शेयर जाते थे, दूसरी तीसरी पे जाते थे, तीसरी से फिर पहली में आ जाते थे। सेम टाइम पे दोनों तरफ से एंट्री होती थी। जैसे ही एंटर करा तो शेयर्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए, दूसरी से फिर तीसरी में चले गए, तीसरी से फिर पहली में आ गए। इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से ये लोग इसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने लगा। अब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा तो उस केस में क्या हुआ कि कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अब देखो, इन्वेस्टर 2 तरह के होते हैं, एक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर तो जैसे आप हैं, हम हैं, या कोई भी आम आदमी अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलता है और उस पर इन्वेस्ट करनी शुरू कर देता है, या शेयर्स परचेज सेल करता है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या जैसे एसआईपी वगैरह में हम लोग पैसे लगाते हैं, एसआईपी वगैरह के पास काफ़ी पैसे होते हैं, कंपनीज होती हैं, एलआईसीज वगैरह होती हैं, ये लोग मेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं।
तो इस तरह के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जब देखा कि भाई शेयर मार्केट का काफ़ी भाव बढ़ गया है, वो पर्टिकुलर शेयर का काफ़ी तेज़ी से भाव बढ़ रहा है और साथ में इसके वॉल्यूम भी काफ़ी ट्रेड हो रहे हैं, तो उन्होंने भी उस पर परचेज करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने जैसे शेयर परचेज करे तो शेयर्स में काफ़ी तेज़ी आ गई और डिमांड बढ़ गई शेयर्स की। इस तरह से ये 10 शेयर्स थे दोस्तों, जिन्हें K10 भी कहते हैं। K मीन्स केतन और 10 मीन्स 10 शेयर्स। K10 शेयर्स में लोगों का पूरी तरह से रुझान हो गया। कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज आती रहती थी कि आम आदमी का भी इसमें इंटरेस्ट काफ़ी क्रिएट होता रहा और लोगों ने भी इसे परचेज करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों एक शेयर था जो 175 रुपये से 2700 रुपये तक इसने पहुंचा दिया था। पेंटरफॉय सवरो। एक शेयर था ग्लोबल टेली सिस्टम जो 85 रुपये का था और 3100 रुपये तक पहुंचा दिया। HFCL एक शेयर था जो 42 रुपये का था, 3100 रुपये का पहुंच गया। ZEE 750 का शेयर था, 11,000 रुपये तक पहुंच गया। इस तरह से मैनिपुलेट करके इन्होंने शेयर्स के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। आम आदमी उसमें फंस गया। आम आदमी ने शेयर्स खरीदते रहा, बड़ा पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में रहा और वॉल्यूम रेगुलर बढ़ते जा रहे थे, डिमांड रेगुलर बढ़ती जा रही थी, शेयर्स के प्राइस रेगुलर बढ़ते जा रहे थे। किसी को भी इस पर शक नहीं हो पाया। अब ये लोग कैसे शेयर्स बढ़वाते हैं? कई बार तो प्रमोटर्स भी अपने जैसे कंपनी बैंक से शेयर्स वगैरह गिरवी रखते हैं तो बैंक्स उन्हें पैसा देता है, तो लोन रख के। तो उस केस में प्रमोटर्स क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि आज हमारा अगर शेयर मान लो जैसे 42 रुपये से 3100 रुपये हुआ तो 42 रुपये का शेयर है और उसको केतन पारिक को पैसा देते थे कि तुम हमारे ये शेयर्स को किसी तरह से अगर बढ़ा दो, और फिर वो बढ़ा हुआ वो पैसा केतन पारिक ले लेता था, उसकी कमाई हो गई। प्लस जो वो शेयर्स के रेट बढ़े तो इन्होंने बैंक से जाके लोन उठा लिया। अब जो 42 रुपये का शेयर था जिस पे 42 रुपये के हिसाब से लोन मिल सकता था वो उसको 3100 रुपये तक पहुंचा रहे, तो मान लो 2500 रुपये 2000 रुपये तक इन्होंने लोन ले लिया। तो इसका मतलब काफ़ी मोटा लोन भी इन्होंने ले लिया मार्केट से। तो कुछ प्रमोटर्स भी इसमें इन्वॉल्व तो थे। अब बाद में ये पोजीशन बनती है अब जैसे केतन पारिक ने क्या करा कि प्रमोटर से कुछ पैसे लिए, एक शेयर में पैसे लगाए। अब वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट था तो ये भी बैंक से लोन वगैरह लेता था। अब गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइम पे स्कीम थी कि 15 करोड़ से ऊपर का कोई लोन देगा नहीं शेयर्स के बेस पे कोई भी बैंक। लेकिन MMCB मधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, मधुपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक MMCB ने 800 करोड़ दिए केतन पारिक को शेयर्स के बदले में। तो सेबी की गाइडलाइंस का इन्होंने पालन तो नहीं ही किया। अब दोस्तों इस केस में एक चीज़ और थी कि MMCB पे ऑर्डर 18% के करीब ये लोग क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ले लेते हैं और पे ऑर्डर बना देते थे। तो इन्होंने क्या करा, बगैर पैसे लिए ही पे ऑर्डर बनाना शुरू कर दिया। अब बगैर पैसे लिए और 18% ये अलग से ले लेते थे। तो पे ऑर्डर जैसे बनाया तो उसने ये पे ऑर्डर RBI को दिया। RBI ने इस तरह के पे ऑर्डर्स आगे रिलीज करने को देते हैं तो 2-3 दिन में जनरली, अगर उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं आती 3 दिन तक, तो वो ये मान के चल रहे थे कि ये हमारे को ये मिल चुका है, पे ऑर्डर मिल गया है, RBI की तरफ से क्लियर हो चुका है ना। तो बैंक ऑफ इंडिया में इसने पे ऑर्डर दिए इस तरह के, और जनरली वो क्लियर भी हो जाते थे, 3-4 दिन में क्लियर हो जाते थे। मतलब MMCB से ये पे ऑर्डर ले लेता था और वो पे ऑर्डर लेके ये बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा देता था। बैंक ऑफ इंडिया आगे जो वो उसे अपने अकाउंट में डलवा देती थी, और अगर 3-4 दिन तक नहीं आता था तो वो ये मान के चलते थे कि ये पे ऑर्डर रिलीज हो चुका, पेमेंट हो गई है। अब जनरली ये चीज़, और पेमेंट हो भी रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ अचानक कि 137 करोड़ रुपए का एक पे ऑर्डर था जो आगे गया। 10-12 दिन तक उसका कुछ पता नहीं लगा। इन लोगों को लगा कि हाँ, ये बैंक ऑफ इंडिया वालों को लगा कि हाँ ये पे ऑर्डर रिलीज हो चुका है, लेकिन वो पे ऑर्डर रिलीज नहीं हुआ। और RBI की तरफ से जो आया कि भाई ये पे ऑर्डर, ये बैंक
कि इसमें अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है। और जो बैंक है एमएमसीबी, उसने इस पे आगे कुछ काम नहीं किया। तो जब बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अमाउंट इससे मांगा कि इतने रुपए हैं हमारे दे दीजिए, तो 137 करोड़ की जगह उसने सिर्फ 7 करोड़ रुपए उसे दिए और कहता कि अभी इतने ही है, बाकी मैं आपको बाद में देता हूँ। तो बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर केस कर दिया और फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कर दिया कि 130 करोड़ रुपए ये हमें नहीं दे रहा है। और फ्रॉड में, इसी फ्रॉड की वजह से ये पूरा स्कैंडल खुला दोस्तों। अब एक तो ये फ्रॉड हुआ, ऊपर से ये जो K10 था, K10 में कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जब लगा कि हाँ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे 175 का 2700 रुपये रेट हो रहा है या 42 रुपये का 3100 रुपये रेट हो रहा है, तो उन्होंने लगभग 2500 या 2200 के करीब आने के बाद अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। लेकिन केतन पारीक उन शेयर्स को होल्ड करता जा रहा था, वो उन्हें होल्ड करता रहा और बाद में क्योंकि अचानक इसके पास पैसे की प्रॉब्लम्स आने लगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है कि केतन पारीक ने OBC, ओवरसीज कोऑपरेटिव बॉडीज़, इनके जरिए अपने स्विस बैंक में 2000 से 3000 करोड़ रुपए तक भी शिफ्ट करवाए। 2000 से 3000 करोड़, 2001 का स्कैंडल है ये लगभग। उस टाइम पे दोस्तों 2001-2 में हो ये रहा था कि .com शेयर्स का काफ़ी बूम था और उसे ज़्यादा सुरक्षित माना जा रहा था, कई लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। उसका केतन पारीक ने पूरी तरह से फ़ायदा उठाया, अपने 10 शेयर्स तैयार करे, वो 10 शेयर्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करे, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए इसने फ्रॉड वॉल्यूम बढ़वाए। अपनी ही 3-4 कंपनियों के साथ मिलकर या ऑपरेटर्स के साथ मिलकर इन्होंने पैसा, वो वॉल्यूम काफ़ी बढ़े, और जबकि उसकी सेल परचेज हो नहीं रही थी, आपस में ही ये 3-4 कंपनियां से अपनी इसी की कंपनियां और कुछ ऑपरेटर आपस में सेल परचेज कर रहे थे, तो रेट्स वगैरह काफ़ी बढ़ गए। इस वजह से जब अचानक मार्केट क्रैश आया, क्योंकि जैसे ही पता लगा कि K10 में केतन मेहता के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके K10 शेयर्स बहुत बुरी तरह से लुढ़के, और दोस्तों जो 85 रुपये का शेयर 3100 रुपये तक पहुंच गया था, वो वापस 120 रुपये आ गया। 42 रुपये का शेयर जो 3100 रुपये पहुँच गया था, वो दोबारा लगभग 900 रुपये पर आ गया। और इन शेयर्स के सेल बिक्री का असर जो हुआ, सेल्स का असर जो हुआ पूरी मार्केट पे हुआ। पूरी मार्केट एक बार में ही धड़ाम से नीचे काफ़ी पॉइंट्स गिर गई। तो दोस्तों, ये केतन पारीक का जो स्कैंडल था, ये आपको समझाने की कोशिश करी है, और इसके पीछे कारण यही है कि आप जो शेयर्स खरीद रहे हैं उस पर पूरा ध्यान रखें। सिर्फ वॉल्यूम देखकर या रेट ऊपर दौड़ रहा है ये देखकर ही इन्वेस्ट ना करें। कंपनी के बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लें, सभी चीज़ों का पता कर लें, और क्या क्या पॉइंट्स चेक करते हैं, कैसे इसका एनालिसिस होता है, डिटेल एनालिसिस, ये मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में। और जैसे ये केतन पारीक का हुआ केस, हर्षद मेहता से थोड़ा सा अलग था। हर्षद मेहता के बारे में आपने एक पहलू तो जनरली टीवी में भी देखा और बाकी लोगों के पास भी देखा, लेकिन हर्षद मेहता का जो दूसरा पहलू था, जो कोई देख नहीं पाया, कि वो किस तरह से चाहता था कि मार्केट हमेशा ऊपर उठी रहे और हमेशा वॉल्यूम बढ़ता रहे और लोग पैसे कमाते रहे, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी हो। वो चीज़ भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका ये एग्जाम्पल मैंने सिर्फ केतन पारीक का इसलिए नहीं दिया कि कोई सनसनी फैले, मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए देना चाहता था कि आप लोग सतर्क रहें और इस तरह से फ्रॉड वॉल्यूम वगैरह पे चेक करते रहें। अचानक कोई शेयर भागता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस शेयर के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रॉन्ग हैं। प्लीज़ आप फंडामेंटल्स ज़रूर चेक करिए। कई मैगजीन्स आती हैं, जो पुराने लोग हैं मार्केट में वो अच्छी तरह से जानते होंगे, तो मैगजीन्स के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, बाकी आपको ये मैंने बता ही दिया था, रिकमेंड किया था अपनी तरफ से कि जैसे 10 शेयर्स आप अपनी मर्ज़ी से परचेज करें। तो आज आप मेरे को अपना जो भी आपने फंडामेंटल चेक करके 10 शेयर्स परचेज या सेल पे लगाए होंगे मार्केट का डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड देख के, तो आप मेरे को शाम तक उसकी रिपोर्ट ज़रूर दें कि 10 शेयर जो इक्वल रेशो में आपने, इक्वल पैसे की रेशो बता रहा हूँ मैं, पैसे की रेशो में मैंने बोला था कि 10 शेयर आप पूरी तरह से इन्वेस्ट करें
और उसको इंट्राडे के लिए बताया था। इंट्राडे में किस तरह से उसको शाम को ख़रीदना है, अगर आपने सेल करे हैं या डाउन ट्रेंड है तो सेल करे हैं तो शाम को ख़रीदना है या 2 घंटे बाद ख़रीदना है, और अगर परचेज़ किया है तो 2 घंटे बाद आपने उसको सेल करना है। तो किस तरह से आपने ये चीज़ करी है, और आपका टोटल मिला के ये 10 शेयर्स में जो इन्वेस्ट किया था, 10 शेयर्स में कितने शेयर्स आपके प्रॉफिट में रहे, कितने लॉस में रहे, ये आप अब मुझे भी बताएंगे ताकि मैं आगे के लिए भी आपकी हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करता हूं मैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो आगे और लोगों को भी भेजें। ये ज्ञानवर्धक वीडियो हमने शेयर मार्केट के ऊपर बनाई है। अलग अलग मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, हिस्ट्री के भी उठाए हैं, पुलिस से बचने के मुद्दे भी उठाए हैं। पुलिस वाले कई बार आपको तंग करते हैं, और वो सारे जो जिसमें इंटरेस्ट है वो प्लीज़ उसे चेक करें। कानून के बारे में है, फाइनेंसिस के बारे में है, तो ये आप देखिए। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है जी, नमस्कार।